धर्मपुर नामक गांव में तिलक नाम का एक किसान रहता था। नाम की तरह समस्याओं का तिलक भी इनके जिंदगी में हमेशा लगा रहता था। तिलक अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी मिलकर पूरे दिन खेत में काम करते थे। खेती करके जो भी पैसे मिलते थे उसी से उनका गुजारा होता था। कुछ दिनों बाद खेत में फसल की बुवाई का समय आ जाता है। ए जी, खेत में फसल की बुवाई का समय आ गया है और हमारे पास बीज खरीदने के पैसे नहीं हैं। इस बार बीज कहाँ से आएगा? तुम चिंता मत करो, मैं सेठ धनीराम के पास जाकर बीज लेकर आऊंगा। आपको क्या लगता है वह हमें बीज देंगे? पिछली बार जानवरों ने सारी फसल खराब कर दिया था, जिसकी वजह से हम लोग ने पिछली बार का भी कर्ज अभी तक नहीं चुकाया है। तुम्हारी बात तो सही है, पर हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। बस भगवान करे इस बार हम लोगों की फसल अच्छी हो जाए और सेठ धनीराम का सारा कर्जा हम लोग चुका दे। इतना बोलकर तिलक भाई साहब पहुंच गए सेठ धनीराम के पास बीज लेने के लिए। अरे आओ आओ तिलक, मैं तुम्हारे ही पास आने वाला था। लाओ लाओ, पिछली बार का कर्जा चुकाने आए हो ना, लाओ लाओ पैसे लाओ। पर सेठ जी, इस बार तो कर्जा नहीं चुका पाऊंगा। पिछली बार जानवरों ने सारी फसल खराब कर दी थी। हम लोगों ने अपना भी गुजारा बहुत मुश्किल से किए। वह खेत तुम्हारा है तो उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। सेठ जी, मैं पैसे देने के लिए मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, बस आप इस बार बीज दे दीजिए। फसल तैयार होने के बाद पिछला और इस बार का दोनों का कर्जा साथ में चुका दूंगा। ठीक है, इस बार मैं बीज दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे अगर इस बार तुमने कर्जा नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारे खेतों पर कब्जा कर लूँगा। यह बात तुम याद रखना। ठीक है सेठ जी, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। तिलक बीज लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर भगवान का शुक्र है, सेठ ने बीज दे दिया। आज खेत को अच्छे से तैयार करके 2 दिन बाद बीज की बुआई करेंगे। फिर दोनों पति पत्नी बीज को घर पर रखकर खेत की तरफ चले जाते हैं और फसल बोने की तैयारी करने लगते हैं। फिर क्या, नाम ही तिलक है तो समस्या माथे पर तिलक लगाने आएंगी ही। उधर दोनों पति पत्नी कड़ी धूप में फसल बोने की तैयारी कर रहे थे। इधर घर पर रखे बीज की दावत उड़ाई जा रही थी। हाँ जी, बीज तो चूहों की दावत ही तो है। सभी चूहे ने मिलकर भरपेट खाया और दावत का पूरा लुत्फ उठाया। जब शाम को दोनों मियाँ बीवी काम खत्म करके घर की तरफ लौट रहे थे, खेत का तो सारा काम खत्म हो गया, बस अब कल फसल की बुवाई हो जाए। हाँ, आज तो बहुत मेहनत हो गया। आज खाने में कढ़ी चावल बनाना, बहुत दिन हो गए कढ़ी चावल खाए हुए। दोनों मियाँ बीवी बातें करते करते घर पहुंचते हैं। घर की हालत देखकर खड़ी चावल तो छोड़ो, सूखी रोटी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। यह सब कैसे हो गया? हे भगवान, बहुत मुश्किल से तो उस सेठ ने बीज बोने के लिए दिया था, अब क्या होगा? मैंने तो पूरा घर अच्छे से साफ किया था, पर ये चूहे कहाँ से आ गए? अब क्या होगा? अगर कल फसल की बुवाई नहीं हुई तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है
कि अब मैं क्या करूं? मेरे पास एक उपाय है, आप सेठ से जाकर बोलिए कि बीज कम पड़ गए हैं, हमें थोड़ा और बीज की जरूरत है। तिलक भाई साहब अपनी पत्नी के कहे अनुसार पहुंच जाते हैं सेठ धनीराम के पास। सेठ धनीराम को बाहर जाना था, वह बहुत जल्दी में था और तिलक से बिना कुछ पूछे ही बीज दे देता है। तिलक को बीज मिलने की खुशी इतनी थी कि मानो धनीराम ने उसका पूरा कर्जा ही माफ कर दिया हो। दोनों पति पत्नी सुबह सुबह खेत में पहुंच जाते हैं। और बीज की बुवाई करने के बाद हे भगवान, इस बार हमारी फसल अच्छी हो जाए, नहीं तो मैं धनीराम का कर्जा भी नहीं चुका पाऊंगा। इस बार जानवरों से फसल को बचाना होगा, पिछली बार से ज्यादा ध्यान देना होगा। फसल की बुवाई करके सावित्री और तिलक घर की तरफ लौट ही रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक काका मिलते हैं। उनको देखकर लगता है कि मानो कुछ ही दिनों के मेहमान हो। बेटा, फसल की बुआई हो गई? हाँ काका, बस इस बार फसल अच्छी हो जाए। चिंता मत करो बेटा, सब अच्छा होगा। भगवान पर भरोसा रखो, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएंगी। काका से बात करके दोनों घर की तरफ चल देते हैं। कुछ दिन बाद तिलक के खेत में फसल हो जाती है। इस बार तो फसल बहुत अच्छी आई है। हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बस कटाई तक यह फसल जंगली जानवरों से रक्षा करना। सुनती हो भाग्यवान, इस बार की फसल बहुत अच्छी आई है। अब मुझे रात को खेत पर जाकर जंगली जानवरों से फसल की रक्षा करनी होगी। ठीक है, आप रात को खेत की रखवाली कीजिएगा। तिलक रोज रात को खेत पर चला जाता और पूरी रात खेत के पास आग जलाकर बैठा रहता। ठंड ज्यादा होने की वजह से 2 दिनों में ही तिलक की तबीयत खराब हो गई। जब तिलक सुबह घर पहुंचता है ओ भाग्यवान, सुनती हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? लगता है आपको जुकाम हो गया है। हाँ, और रात को खेत में थोड़ा ठंड ज्यादा था ना, लगता है इसी वजह से जुकाम हो गया। आज आप खेत पर नहीं जाइएगा, थोड़ा आराम कर लीजिए। 2 दिन जानवर नहीं आए तो आज भी नहीं आएंगे, आप आराम कर लीजिए। उस रात तिलक खेत में नहीं जाता। कहते हैं ना, जब मुसीबत को आना हो तो वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। बस क्या अब उसको मौका मिल गया? फिर क्या उसी रात जानवरों ने तिलक के खेत में खूब उधम मचाया, सारे फसल की ऐसी की तैसी कर दी। सुनती हो, मैं खेत की तरफ से आ रहा हूँ। सावित्री से बोलकर तिलक खेत की ओर निकल जाता है। और खेत पहुंचकर खेत की हालत देखकर चौंक जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो गया। वह वहीं बैठ जाता है। हे भगवान,
फिर से जंगली जानवरों ने मेरी फसल बर्बाद कर दी। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भगवान? अब मैं सेठ का पैसा कैसे चुकाऊंगा? अब हम लोगों का क्या होगा? अब तो सेठ मेरे खेत पर भी कब्जा कर लेगा, फिर मैं क्या करूंगा? तिलक दुखी मन से घर वापस आता है। तिलक का दुखी चेहरा देखकर ही उसकी पत्नी समझ जाती है कुछ तो समस्या आई है। क्या इस बार भी फसल जानवरों ने खराब कर दिया? हाँ सावित्री, सारी फसल खराब हो गई है। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। सब खत्म हो गया। अब हम लोगों की जमीन भी चली गई। हम लोग उस पर खेती भी नहीं कर पाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो भगवान भी हम लोगों का बुरा नहीं होने देंगे। आप भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आप जाइए सेठ जी से बात कीजिए। तिलक पहुंचा सेठ धनीराम के पास। अरे तिलक, अभी तो फसल की कटाई भी नहीं हुई है, फिर भी तुम कर्जा लौटाने आ गए। लाओ लाओ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। माफ कीजिएगा सेठ जी, इस बार की भी फसल जानवरों ने खराब कर दी। मैं आपका पैसा नहीं लौटा सकता। तब तो तुम्हें हमारी शर्त याद है ना? हाँ सेठ जी, याद है। सेठ धनीराम के दिमाग में चालाकी सूझता है। सुनो तिलक, मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम खेत में जो कुछ भी पैदा करोगे, फसल का जो हिस्सा मैं बोलूंगा वह हिस्सा मुझे चाहिए। क्या मेरी शर्त तुम्हें मंजूर है? हाँ सेठ जी, हमें शर्त मंजूर है। आपको फसल का जो भी हिस्सा चाहिए हम वो दे देंगे। तिलक सेठ की चालाकी को समझ नहीं पाया और शर्त को मान लेता है और खुशी मन से घर पहुंचता है। सावित्री को सारी बात बताता है तो उसकी पत्नी सोचती है, ओहो, ऐसी बात है, सेठ चालाकी कर रहा है। इधर सेठ बहुत खुश हो रहा है। मैंने तो तिलक को पागल बना दिया। अब खेत भी उसका, पैसे भी उसके, मेहनत भी उसका, लेकिन सारी फसल मेरी। हा 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 हा। कई दिन बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी ने मिलकर फिर से खेत को तैयार किया। फसल को जानवर से बचाने के लिए सेठ धनीराम ने खेत के चारों तरफ कटीले तार लगा दिए। तभी वहां पर सेठ धनीराम पहुंच जाता है। तिलक, खेत में फसल बोने की तैयारी हो रही है। हाँ सेठ जी, कल खेत में बीज बोना है। ठीक है, हमारी शर्त के अनुसार इस बार फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। लेकिन सेठ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तो मुझे क्या मिलेगा? सेठ धनीराम बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है। उसके बाद तिलक चिंतित हो जाता है। तभी सावित्री बोलती है, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? वह चालाक है तो हम भी उससे कम नहीं है। आप खेत में आलू लगा दीजिए, उसको ऊपर का हिस्सा चाहिए ना, दे देंगे ऊपर का हिस्सा। मैं तो सोची सेठ धनीराम के पास दिमाग होगा, पर वह तो मूर्ख धनीराम है। फिर क्या लग गई खेत में आलू। कुछ दिनों बाद जब आलू की फसल तैयार हो गई, तिलक फसल की खुदाई करके ऊपर का हिस्सा सेठ के घर पहुंचा दिया। यह देखकर धनीराम तिलक के घर पहुंचा। यह क्या? यह तो सिर्फ पत्तियां हैं, मैं इसका क्या करूंगा?
मालिक, आपने ही बोला था कि ऊपर का हिस्सा मेरा है, तो मैंने ऊपर का हिस्सा आपके घर पर भेज दिया। धनीराम की तो हवा ही निकल गई। वह सोचने लगा, फिर बोला, ठीक है, इस बार नीचे का हिस्सा मेरा होगा। ठीक है मालिक, आपका जैसा हुक्म। इस बार तिलक ने खेत में बैगन लगा दिया। जब कुछ दिनों के बाद बैगन तैयार हुआ तो तिलक ने सेठ के घर पर बैगन के नीचे का हिस्सा भेज दिया। सेठ धनीराम भागता हुआ तिलक के घर पर आया। क्या हुआ सेठ जी, फसल कम मिली है क्या आपको? तिलक, तुम मुझे पागल बना रहे हो। नहीं सेठ जी, हमारे शर्त के अनुसार तो आपको नीचे का हिस्सा चाहिए था, तो मैंने भेज दिया। ठीक है, इस बार मुझे ऊपर और नीचे का दोनों हिस्सा चाहिए। ठीक है सेठ जी, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। इतना कहकर सेठ धनीराम वहां से चला गया। फिर इस बार तिलक ने खेत में ईख लगा दिया। जब कुछ दिनों के बाद ईख की फसल तैयार हुई तो तिलक ने फसल की कटाई करके ईख के ऊपर और नीचे का हिस्सा सेठ धनीराम को भेज दिया। धनीराम अपने सभी आदमी को लेकर तिलक के घर पहुंचा। तिलक, यह सब क्या है? तुम मुझे नहीं जानते हो। मालिक, आपके ही शर्त अनुसार तो मैंने सब किया है। ठीक है, अब मैं ही बोल रहा हूँ, मेरे अभी सारे पैसे वापस करो, नहीं तो घर खाली करो तुरंत। तिलक घर के अंदर जाता है और पैसे लाकर धनीराम का सारा कर्ज चुका देता है। उसके बाद धनीराम वहां से वापस चला जाता है। मैंने कहा था ना कि भगवान एक दरवाजा बंद कर देते हैं तो दूसरा दरवाजा जरूर खोलते हैं। इस तरह सावित्री की चालाकी की वजह से तिलक का खेत और घर दोनों बच जाता है। रतनपुर गांव में रूबी नाम की लड़की रहती थी। रूबी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, जिसके बाद उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। रूबी को पढ़ाई करने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी सौतेली माँ मीरा को यह सब पसंद नहीं था। वह रूबी से पूरे दिन काम करवाती रहती थी। रूबी, अरे रूबी, क्या कर रही हो? आती हूँ माँ। रूबी अपनी पढ़ाई छोड़कर तुरंत अपनी माँ के पास जाती है। आपने बुलाया माँ? हाँ बेटी, सुबह से कुछ काम नहीं किया तुमने? जब देखो तब बस किताब खोलकर बैठी रहती हो। बताइए माँ, क्या करना है मुझको? सभी सब्जियों को अच्छे से धोकर उसे पका दो, और हाँ, सब्जी पक जाए तो उसके बाद चावल भी रख देना। अरे बाप रे, सुबह से खाना पका पका कर मेरा शरीर टूट रहा है। आप जाइए माँ, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं सारे काम कर लूंगी। तभी रूबी के पिताजी रामलाल वहाँ पर आ जाते हैं। रूबी, तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर क्या कर रही हो? अगले महीने से तुम्हारी परीक्षा है ना? तुम अपनी बेटी की साइड ना लो, ठीक है? पढ़ लिख कर कितनी बड़ी अफसर बनेगी पता है मुझे। इस मोहल्ले में रूबी की तरह पढ़ी लिखी लड़की है क्या? बताओ जरा तुम। अरे छोड़ो पढ़ाई में, वह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितने सारे रिश्ते तो आए थे। तुम्हारी लड़की के लिए किसी ने पसंद किया इसको। शादी अभी नहीं हुई तो क्या जिंदगी खत्म हो गई? तुम देखना कितनी बड़ी ऑफिसर बनेगी मेरी बेटी। जा बेटा जा, तू पढ़ाई करने जा। पढ़ाई करने का क्या मतलब? बाकी का काम कौन करेगा? मैं। तुम अपनी बेटी रानी को बोलो ना सारा काम करने के लिए। जब तक रूबी की परीक्षा खत्म नहीं हो जाती, घर का सारा काम रानी ही करेगी। क्या कहा तुमने? रानी? वह तो मेरी सुंदर सी बेटी है, वो खाना बनाएगी,
आग में झुलस कर उसका चेहरा काला पड़ जाएगा। वो तो मेरी रानी है। रानी लोग भी खाना बनाना जानती हैं। छी छी छी, एक बेटी से दिन रात काम करवाओगी और एक बेटी पूरे दिन तक सोती रहेगी, उसको कुछ नहीं बोलोगी। कैसी माँ हो तुम। इतना तेज आवाज सुनकर रानी की नींद खुल जाती है और वह बाहर आती है। तुम लोग तो चैन से थोड़ा सोने भी नहीं देते, इतनी तेज आवाज क्यों कर रहे हो? हाँ हाँ, जाओ जाओ सो जाओ, पूरे दिन सोती रहो। इस बार कितने नंबर आए हैं परीक्षा में पता है ना तुम्हें? देखिए पिताजी, हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई करना ठीक नहीं है। हाँ हाँ, मुझे पता है। जाओ अपनी माँ के साथ रसोई में मदद करो उसकी। क्या रसोई में मैं खाना बनाऊंगी, वो भी मैं? सुनो जी, यह घर मेरा है और मैं तय करूंगी कि कौन क्या करेगा। जब तक रूबी की परीक्षा खत्म नहीं हो जाती, मैं इसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। इतना बोलकर रामलाल गुस्से में बाहर चला जाता है। सुना ना तेरे पिताजी ने क्या कहा? तेरी वजह से मेरे घर में अशांति फैली हुई है। रामलाल उस दिन गुस्से में बिना खाए ही अपने काम पर चला जाता है। क्या हुआ रामलाल, बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ यार, थोड़ा परेशान हूँ। भला तुमको क्या परेशानी आ गई? वो मेरी बेटी रूबी है ना, उसी के लिए थोड़ा परेशान हूँ यार। अरे रूबी के लिए तुम इतना परेशान हो? वो तो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है, पूरे गांव में उसकी जैसी कोई लड़की नहीं है। हाँ, वो तो सही बात है, लेकिन उसका भाग्य भी ऐसा है कि उसको माँ की ममता भी नहीं मिल पाती बेचारी को। क्या भाभी जी उसको पसंद नहीं करती हैं? अगर पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं, पर उसके ऊपर अत्याचार बहुत करती है। उसको थोड़ा भी पढ़ाई करने नहीं देती। उसको माँ की कमी ना हो इसलिए मैंने दूसरी शादी की, पर उसकी किस्मत तो देखिए। बस अब एक अच्छे से लड़के से उसकी शादी हो जाए, बस लड़का अच्छा हो और कुछ नहीं चाहिए। शादी बस इतनी सी बात है? अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मेरी नज़र में एक अच्छा लड़का है। वह बहुत बड़ी कंपनी में अमेरिका में काम करता है। वह बहुत ही अच्छा लड़का है, मेरा ही रिश्तेदार है वो इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है, क्या वो मेरी बेटी को पसंद करेगा? हाँ क्यों नहीं, उसको पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। और रूबी तो देखने में भी बहुत सुंदर है। मैं इसी रविवार को उसको लेकर तुम्हारे घर पर आता हूँ। रामलाल जब शाम को घर पहुँचता है, सुनो, मुझको लगता है रूबी को लेकर अब तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगले रविवार को लड़के वाले रूबी को देखने आ रहे हैं। देखने आ रहे हैं और ना बोलकर चले जाएंगे? नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। लड़के वाले मेरे दोस्त के रिश्तेदार हैं, वह सब संभाल लेगा। लड़का अमेरिका में रहता है और शादी होने के बाद रूबी को भी अमेरिका लेकर चला जाएगा। क्या वो लड़का तुम्हारी लड़की को पसंद करेगा? हाँ करेगा। और हाँ, रविवार को उसको अच्छे से तैयार कर देना और कुछ दिनों तक उसको आग के पास मत जाने देना। रानी यह सब बातें छुपकर सुन रही थी। इतने बड़े आदमी के साथ मैं तो शादी होने नहीं दूंगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जिससे लड़का मुझे पसंद कर ले। उसके बाद रानी ने बाथरूम के रास्ते में तेल गिरा दिया। थोड़ी देर बाद जब रूबी, मैं नहाकर आ रही हूँ, तब तुम जाना नहाने। ठीक है माँ, आप नहा लो। जैसे ही मीरा बाथरूम की तरफ जाती है, उसका पैर तेल पर फिसल जाता है और गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनकर रूबी भागी भागी बाहर आती है।
क्या हुआ माँ, आप गिर कैसे गई? बदमाश लड़की यहाँ पर तेल छिड़क कर मुझे मारना चाहती थी। विश्वास कीजिए माँ, मैंने कुछ नहीं किया। अरे बाप रे बाप, कितनी जोर से चोट लगी है। रानी यह सब छुपकर देख रही थी। मेरे सारे के किराए पर माँ ने पानी फेर दिया। माँ को वहाँ जाने की जरूरत ही क्या थी? इतनी आसानी से तो मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। रानी की तरह मीरा भी नहीं चाहती थी कि रूबी की शादी उसके साथ हो जाए। मुझे किसी भी तरह यह शादी कैंसिल करानी होगी। लड़का इतना अच्छा है, अगर उस लड़के से मेरी बेटी रानी की शादी हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। मेरी बेटी तो बहुत खुश रहेगी। मुझे कुछ तो करना होगा। मीरा बाजार जाती है और एक दुकान से एक केमिकल वाला शैम्पू लेकर आती है। अरे बेटा रूबी, तुम अभी तक पढ़ाई कर रही हो? आज शाम को लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, तुमने अपने बालों का क्या हाल बना लिया है। आज नहाते समय इसको अच्छे से शैम्पू लगाकर धो लूंगी। यह देखो, मैं तुम्हारे लिए महंगा वाला शैम्पू लाई हूँ। तुम आज इसको लगा लेना, जिससे तुम्हारे बाल और अच्छे हो जाएंगे। रानी अपनी माँ की सारी बातें चुपकर सुन रही थी। अरे इसकी शादी की बात क्या होने लगी? माँ तो बदल गई, इसके लिए बाजार से शैम्पू लेकर आई है, वह भी महंगा वाला। अभी मैं बताती हूँ। रूबी जैसे ही कमरे से बाहर जाती है, रानी उसकी शैम्पू का डब्बा उठा ले जाती है। मैं जा रही हूँ नहाने, उसके बाद तुम नहा लेना, ठीक है? ठीक है, पहले तुम नहा लो। इतना बोलकर रानी नहाने चली जाती है। जैसे ही वह बालों में शैम्पू लगाती है, वह जोर से चिल्लाती हुई बाहर आती है। तभी रूबी भी भागकर रानी के पास आ जाते हैं। क्या हुआ तुम इतना जोर से? अरे तुम्हारे बालों को क्या हुआ? तुम्हारे सारे बाल कहाँ गए? तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? यह सब कैसे हो गया? माँ, आप दीदी के लिए यह शैम्पू लेकर आई थी। मैंने सोचा कोई महंगा वाला अच्छा शैम्पू है, मैंने चुरा कर वह शैम्पू लगा लिया। क्या तुम यह रूबी के लिए लेकर आई? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गई हो। अच्छा हुआ तुम दोनों के साथ यही होना चाहिए था, भगवान सब देख रहा था। शाम को लड़के वाले रूबी को देखने आते हैं और लड़का रूबी को पसंद कर लेता है और दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। इधर मीरा और रानी अपनी करनी पर बहुत पछता रहे होते हैं। कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक दिन हम इसमें खुद फंस जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।